हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था टेस्ट का डिस्कस किया था और आज भी हम आगे उसी टेस्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको पता है कि हमारा जो 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो किसका होता है, मैथ फिजिक्स का होता है, बायो का होता है और केमिस्ट्री का। 5-5 क्वेश्चन लेते हैं और इस 15 क्वेश्चन से हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको ये पसंद आएगा। ठीक है, चलिए आज का इस टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टेस्ट क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो जस्ते का जो अयस्क है, ठीक है, जस्ते का अयस्क वो क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सीने बार है दोस्तों। जो सीने बार है ये किसका अयस्क है, तो ये आपका है पारा का अयस्क। जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और यहाँ पर देखें जो बॉक्साइड है, सोडियम क्लोराइड का अगर बात करें तो NaCl इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ये क्या है, साधारण नमक होता है। ठीक है, क्या होता है, साधारण नमक। सीने बार जो पारा का अयस्क है ये आपका, इसका पारा का अगर फार्मूला अगर से पूछा जाए सूत्र तो क्या हो जाएगा, Hg। ये पारा का क्या होता है, संकेत होता है। पारा से क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा जो धातु है दोस्तों, जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब वो कौन सा धातु जो कमरे के ताप पर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखेंगे कि उस धातु का जो नाम है वो आपका नाम है पारा। पारा ही होता है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रवावस्था में पाया जाता है। और इसकी जो विद्युत ऊष्मा का जो चालकता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इसको थर्मामीटर में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि किस धातु को हम लोग थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, किस धातु का, तो होता है पारे का। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस अधातु को हम थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, याद रखिएगा बोरान। ठीक है, क्या होगा, बोरान होगा। जो हम लोग ये अधातु है और इसको हम थर्मामीटर में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर आगे बात करें, बॉक्साइड किसका एक्स है, तो एल्युमिनियम का एक्स क्या है, बॉक्साइड है। तो इसको भी याद रखेंगे आप। बाकी अगर आपसे पूछे जस्ते का, तो जस्ते का जो एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड, है ना। जिंक ब्लेड जो है वो जस्ते का है, यानी जस्ते का संकेत क्या है, तो Zn है, इसको ही जिंक बोलते हैं। और जिंक ब्लेड जो है जस्ते का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मोनोजाइट का एक इसका एक्स क्या है, तो जो थोरियम होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। थोरियम का जो एस्क है क्या है, मोनोजाइट है। ठीक है, थोरियम का एस्क क्या है, मोनोजाइट। पिच ब्लेड एक इसका एस्क है, तो जो पिच ब्लेड है ये आपका यूरेनियम का एस्क है। किसका है, यूरेनियम का एस्क है पिच ब्लेड। ठीक है, यूरेनियम का जो एस्क है वो क्या है, पिच ब्लेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बाकी अगर बात करें लोहे का एस्क का, तो जो आपका हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सब किसके हैं, लोहे के एस्क हैं। ठीक है, तो ए एस्क से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पे हमने एक ट्रिक वीडियो भी किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। तो देखिए वैसे इसको अगर आप देखें तो अलग अलग किताबें कुछ अलग अलग लिखती हैं। तो जो इस्पात में जो कार्बन पाए जाते हैं 0 से 5, कहीं से आप 0 से 1.5 तक देखते हैं आप, और कहीं यहाँ पर 0.5 से कहाँ तक, 1.5 तक, यानी यहाँ तक कहीं कहीं दिखाया जाता है। कहीं यहाँ पर जो ऑप्शन है 2 है, तो 2 इसके करीब है। तो इस्पात में जो कार्बन का प्रतिशत होता है कितना होता है, 2। देखिए 2 जो इस्पात है एक प्रकार का लोहा होता है, और ये जो लोहा है किससे बनाया जाता है, तो यह लोहा जो है पिटवा लोहा। देखिए लोहा का एक प्रकार है पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा लोहा, ये इनसे क्या बनाया जाता है, इनसे मिलाकर के इन्हीं को क्या बनाता है, इसमें कार्बन मिला दिया जाता है तो बन जाता है क्या, आपका इस्पात बन जाता है। ठीक है, तो इस्पात एक प्रकार का लोहा होता है, इसको भी याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्युमिनियम। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा जूम करना पड़ेगा। देखिए एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। तो याद रखिएगा जब भी एल्यूमिना का विद्युत अपघट्ट करेंगे आप, तो एनोड पे जो गैस होती है वो ऑक्सीजन क्या होती है, जमा हो जाती है। अब देखिए विद्युत अपघट्ट क्या है, तो समझिएगा जब किसी विद्युत अपघटन है, जब किसी धातु का विलयन आप लेते हैं। ठीक है, जब किसी धातु का आप विलयन लेते हैं तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। और जब आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक सेकेंड इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। जैसे
ये आपका क्या है, एक बर्तन है, इसमें हमने सोडियम धातु का है या ऐसे कहें कापर सल्फेट का एक विलयन ले लेते हैं ना, कापर सल्फेट का एक विलयन ले लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, दो छड़ डालेंगे। एक छड़ किसका काम करेगा, एक छड़ काम करेगा आपका एनोड का और दूसरा छड़ किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब इसको आप क्या करेंगे, बैटरी से इसको जोड़ देंगे। बैटरी से जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इस विलयन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, जिससे यह अपने आयनों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो देखिएगा, जो मतलब जो धनायन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एनोड पे, सॉरी कैथोड पे, और जो ऋणायन कहाँ चले जाते हैं, एनोड पे। तो जो धातु का छड़ होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। मतलब एक धनायन होता है और एक क्या होता है, ऋणायन होता है। जो धनायन है उसे एनोड बोलते हैं और जो ऋणायन है उसे क्या होते हैं, कैथोड। तो यहाँ पर पूछा गया एल्यूमिना का जो विद्युत अपघट्ट करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है एनोड पे क्या होती है, जमा हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सो कौन सी धातु मतलब जल के साथ क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन है सोना है। तो देखिए यहाँ पर सोना की अगर बात करें तो इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, AU होता है। क्या होता है, AU सोना का संकेत होता है। उसके बाद ये जो है सबसे नर्म धातु होती है, ठीक है। सबसे जो नर्म धातु होती है कौन सी होती है, वो सोना ही होता है, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी होती है, वो होती है इरिडियम। क्या होते हैं, इरिडियम जो होता है सबसे अधिक घनत्व वाली धातु होती है। और सबसे हल्की धातु कौन होती है, तो लिथियम। क्या होता है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो ये सारे भी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पोटेशियम, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का संकेत क्या है, Ag, है ना। सबसे अधिक विद्युत चालकता किसका होता है, सिल्वर का ही होता है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो विद्युत चालकता होती है किसकी होती है, सिल्वर की होती है। बात करें लेड, लेड की बात करें तो सिल्वर का संकेत Ag हो गया। लेड का संकेत जो होता है वो होता है Pb। क्या होता है, Pb। और यह एक क्या होता है, यह जो लेड है यह आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व है। आप कहेंगे रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, तो ये तत्व जो जिनका क्या होता है, स्वतः विघटन होता है, ठीक है। मतलब स्वतः ही वह टूटती हैं, हल्के हल्की नाभिकों में क्या होती हैं, टूटती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस सबको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका अगला, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जो आयनिक यौगिक होते हैं, है ना, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जो गलनांक होते हैं वो होते हैं निम्न। क्या होते हैं, निम्न गलनांक होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं, निम्न होते हैं। देखिए क्वथनांक वो होता है जिसपे कोई भी पदार्थ क्या होता है, मतलब द्रव जो होता है उबलने लगता है, ठीक है। गलनांक जिस पर वह क्या होता है, गलने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं। हिमांक क्या होता है, तो जिस पे वह जैसे अब हम जल की बात कर लेते हैं, तो जल जिस टेम्परेचर पर क्या होता है, भाप बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। और ये क्या है, 100 सेंटीग्रेड होता है। जल जिस ताप पर क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है, उसे उसका हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, इसका हिमांक बोलते हैं। तो सारी चीज़ आपको याद रखना होगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है, क्वथनांक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध की अगर बात करें तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है ओम मीटर। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। मीटर ये लंबाई का मात्रक है और यह एक मूल मात्रक है। अब बात करते हैं ओम मीटर। देखिए ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक की बात करें तो ये ओम होता है और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वैद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो ओम मीटर ही कहेंगे। वैद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यह इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/ओम मीटर। क्या हो जाएगा, 1/ओम मीटर हो जाएगा। और इसे आप क्या बोलते हैं, मोहो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोहो। तो वैद्युत चालकता का मात्रक क्या है भाई, मोहो है। क्या है, मोहो। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बाकी अगर बात करें विद्युत धारा का मात्रक, तो याद रखिएगा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर होता है विद्युत धारा का मात्रक। अगर बात करें हम आवेश का मात्रक, तो जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अगर बात करें हम
दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है आपका दाब का मात्रक। फिर अगर बात करें हम आयतन का मात्रक, तो देखिए आयतन का जो मात्रक होता है दो, एक होता है गैलन, ठीक है, और एक होता है बैरल। ये दोनों क्या होते हैं? आयतन के मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं गैलन और बैरल में क्या है। तो एक गैलन में लगभग 4.53 लीटर होता है, लेकिन एक बैरल की अगर बात करेंगे आप, तो जो एक बैरल की बात करेंगे तो इसमें 37 एक बैरल में 37 कितना 5 गैलन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो जो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर आपका आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक जो होता है वो किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मतलब को कहते हैं, देखिए जिससे आपका क्या करते हैं विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहेंगे? तो जिससे आपका विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे आप बोलते हैं अमीटर, सॉरी दोस्तों, उसे आप क्या बोलेंगे? जनित्र बोलेंगे, यानी जिसको आप सामान्यतः जनरेटर कहते हैं। ये डायनोमो होता है जो मतलब डायनोमो होता है। डायनोमो देखिए दो तरह के होते हैं, एक डिस्ट धारा डायनोमो और एक प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो होता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें अमीटर, तो अमीटर जो होता है, ठीक है, यह क्या, इससे आप लोग विद्युत धारा मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा क्या करते हैं? मापा जाता है, किससे मापन किया जाता है? अमीटर से, ठीक है। अमीटर को जो होता है ये देखिए एक तरह का विभव मापी ही होता है, और इसके प्रतिरोध को हम कम कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अमीटर बन जाता है, ठीक है। तो एक तरह से विद्युत धारा मापी ही होता है कौन? अमीटर। देख आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो याद रखिएगा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो होता है अनंत, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? विभव का मापन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि गैल्वेनोमीटर को परिपथ में किससे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझते हैं। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस लगा होता है? देखिए अगर बात करें निकट दृष्टि दोष में, इसमें क्या होता है? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता ये है कि आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिख जाती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं। तो इसे आप क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसी तरह उल्टा अगर कहें तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? तो इसमें दूर की वस्तुएं दिख जाएंगी लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। मतलब जो दोष है उसका क्या होता है? अपोजिट होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं दिख जाएंगी, नहीं दिखेंगी। अगर दूर दृष्टि दोष है तो नज़दीक वस्तु नहीं दिखेंगी। मतलब जो दोष है वह वस्तु दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अच्छा एक और होता है दोस्तों जरा दृष्टि दोष, इसको भी याद रखेंगे, जरा दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है? ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिख पाती हैं और ना ही निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिख पाती हैं, यानी दोनों तरह की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख पाती हैं। तो इसे आप क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष। और इस सामान्यतः सभी लोगों में हो जाता है जिनका मतलब सामान्यतः की बात करें तो 80% की बात करें अगर, तो ये जिनका उम्र अगर 50 से एवं हो रहा है तो उनमें क्या हो जाएगा? ये दोष ऑटोमेटिक क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो आप इसको भी आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई स्वच्छ मनुष्य है उसका निकटतम बिंदु कितना होता है? बहुत बार पूछा जाता है कि निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 25 सेंटीमीटर निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, जबकि अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए? अधिकतम दूरी क्या होना चाहिए? अनंत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोई वस्तु क्या होता है उसका जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं और इसको दूर करने के लिए आप अवतल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करते हैं। द्विफोकस लेंस का प्रयोग कब करेंगे? जब जरा दृष्टि दोष होगा, ठीक है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग कब कब करेंगे? तो जब आपको
एक होता है अबिंदुकता, ठीक है, ये भी एक दोष है। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग का फर्क नहीं कर पाता है, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग का फर्क ना कर पाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि इस दृष्टि दोष में होता क्या है। जैसे अगर बात करें निकट दृष्टि दोष में, तो इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, देखिए कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। जब प्रतिबिंब क्या होता है रेटिना पर नहीं बनता है, तभी क्या होता है, तभी ये प्रॉब्लम होता है कि वह उसको कोई दोष हो गया है। तो यानी प्रतिबिंब आपको रेटिना पर बनना ही चाहिए, और प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बनता है तो उसमें क्या होता है, दोष हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है, जैसे मान लीजिए रेटिना है और ये क्या है, लेंस है, तो अगर कोई प्रकाश किरण यहाँ से आता है किसी वस्तु से, तो एक क्या हो जाएगा, रेटिना के पहले ही मिल जाएगा, और रेटिना के जब पहले मिल जाएगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो रेटिना के पहले मिल गया तो इस मतलब क्या है, प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में तो आपका ही हो गया। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि यह प्रतिबिंब रेटिना के बाद जाकर बनता है, यानी कुछ इस तरह से बन जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो जो प्रतिबिंब है आपका, जैसे ये लेंस है और ये आपका मान लीजिए रेटिना है, तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई प्रकाश कर जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये रेटिना के बाद जाकर मिलता है। तो देखिए जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनेगा या रेटिना के बाद में बनेगा, तो वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब है रेटिना के या तो पहले बनेंगे या तो बाद में बनेंगे। उसके बाद बात करें कि जो मानव नेत्र है उसमें प्रकाश प्रवेश कहाँ से करता है, तो याद रखिएगा मानव नेत्र में प्रकाश हमेशा जो प्रवेश करता है वो प्रवेश करता है कार्निया से। कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया से। और कार्निया जो है मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, पहले ही होता है उसे। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग हम लोग दान देते हैं, तो याद रखिएगा मानव नेत्र का जो कार्निया है इसी को क्या कहता है, दान दिया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव नेत्र का जो रंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका आइरिस पर। किस पे, आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आइरिस जो होता है क्या होता है, एक अपारदर्शी रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होता है, ठीक है। और एक बात करें, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे आप पुतली या नेत्र तारा बोलेंगे, पुतली या नेत्र तारा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क में जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो यह पुतली या नेत्र तारा, इससे मतलब नेत्र तारा कहते हैं, यही क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए होता क्या है कि आइरिस के मध्य में होता है, तो आइरिस क्या करता है, यही इसको नियंत्रित करने का काम करता है। जब अधिक प्रकाश होती है तो आइरिस को सिकुड़ा लेता है, जैसे अधिक प्रकाश है तो आइरिस को छोटा कर देगा, जब छोटा करेगा तो इससे प्रकाश का कम ही मात्रा तो जाएगा अंदर। लेकिन जब जैसे नेत्र में प्रकाश का एक नियत मात्रा ही हमेशा अंदर प्रवेश करना चाहिए, तभी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दिखाई देगा हमको स्पष्ट है। लेकिन जब आपको अधिक प्रकाश में, जब आप चाहे देखिए, जब क्या होता है कभी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको अपने नेत्र आँख को चौड़ा करना पड़ता है, यानी आँख को चौड़ा करना तो मतलब आइरिस क्या होगा, फैलेगा। जब आइरिस फैलेगा तो क्या होगा, आइरिस की जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका नेत्र लेंस या नेत्र तारा है, ठीक है, पुतली या नेत्र तारा। जब इसको क्या करेंगे आप, मतलब अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपनी आंखों को फैलाएंगे, और जब आंखों को फैलाएंगे तो आइरिस क्या होगा, फैलेगा इस तरह से। देखिए ये आइरिस क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो जब आइरिस फैलेगा तो क्या होगा, आपका यहाँ से प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा जा पाएगा। लेकिन जब आप सपोज करिए कि अधिक मतलब प्रकाश में जा रहे हैं तो उस समय आइरिस क्या करेगा, इसको सिकुड़ाएगा, और जब सिकुड़ाएगा दोस्तों तो एक क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, जिससे प्रकाश का, देखिए प्रकाश अधिक है तो इसको छोटा होना जरूरी है क्योंकि प्रकाश ज़्यादा मिल रहा है, और जब प्रकाश कम मिलेगा तो इसको चौड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक चीज क्वेश्चन और बनता है कि जो मानव नेत्र में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो बनता है पीत बिंदु पे, और ये पीत बिंदु कहाँ होता है, रेटिना पर होता है, ठीक है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, याद रखिएगा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, उल्टा बनता है। जो हमारी प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे, मतलब किसी का प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे तो उसका प्रतिबिंब आपको उल्टा बनता है रेटिना पे, लेकिन इसका जो सीधा होने का आभास और इसके रंग का आभास कौन कराता है, मस्तिष्क कराता है, ठीक है। अब इसको, ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तेज प्रकाश में पुतली, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही बन गया, तेज प्रकाश में जो है पुतली का आकार कैसे हो जाता है, तो याद रखिएगा
जब हमने बताया ना, जब आपका प्रकाश क्या होगा, अधिक मिलेगा, तो पुतली क्या होगी, छोटी हो जाएगी। और इसको छोटा करने का काम कौन करता है, तो छोटा काम कौन करता है, आयरिस। ठीक है, छोटा करने का काम ही कौन करता है, आयरिस करता है। तेज प्रकाश में सिकुड़ा देता है। लेकिन कम प्रकाश हो तो इसको क्या करेगा, फैला देगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर नाभिकीय ऊर्जा आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नाभिकीय विखंडन कराना पड़ेगा। अब नाभिकीय विखंडन कराने के लिए क्या जरूरी है, एक नाभिकीय विखंडन कराने के लिए जरूरी ये है कि कोई आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ हो। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ में सबसे अच्छा कौन माना जाता है, यूरेनियम ही माना जाता है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन के लिए आपको यूरेनियम की क्या होगी, जरूरत होगी। उसके बाद अब बात करें यूरेनियम की, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ना यूरेनियम की, ये होता है 92। कितना होता है, 92। और ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं, ईंधन के रूप में। ठीक है, उसके बाद अब बात करें जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। और इसका जो संकेत होता है कितना होता है, Al होता है इसका संकेत। सिलिकॉन एक क्या है, आपका अर्ध धातु है। ठीक है, अर्ध धातु आप कर सकते हैं, यानी अर्धचालक कह सकते हैं। ठीक है, सिलिकॉन क्या है आपका, एक अर्धचालक या अर्धधातु कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होना चाहिए। उसके बाद मनुष्य के, अच्छा एक चीज़ और समझिए, जो रेडियो एक्टिव होता है दोस्तों, यानी क्या बोलते हैं, परमाणु रिएक्टर होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि शीतलन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, शीतलन के रूप में आपको भारी जल यानी D2O का प्रयोग करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को, जो न्यूट्रॉन होते हैं, देखिए जब क्या होता है ना, जब कोई पदार्थ है टूटता है, उसका विखंडन होता है, तो उसमें 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। उससे क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। और इन न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, कैडमियम का छड़ करता है। ठीक है, जो कैडमियम का छड़ रखा होता है वह न्यूट्रॉनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस धातु का छड़ प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, कैडमियम का प्रयोग करते हैं। किसका, कैडमियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे जो बाहरी झिल्ली है, इसे क्या कहते हैं। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है, इसका जो सबसे बाहरी झिल्ली है, इसको आप बोलते हैं ड्यूरामीटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर बोलते हैं सबसे बाहरी झिल्ली को। ठीक है, देखिए मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क में एक सबसे छोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो इसको, ये पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में ही पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें हाइपोथैलेमस, ये भी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि अच्छा एक होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इसी को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो याद रखिए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है ना, उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी मास्टर का भी मास्टर ग्रंथि कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो याद रखिए, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और यहाँ पर देखिए क्या है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। तो अच्छी बात है दोस्तों, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है, यानी आप कह सकते हैं एक तरह से शर्करा, तो इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, और ये इंसुलिन आता कहाँ से है, तो याद रखिएगा, इंसुलिन जो है वह अग्नाशय में एक कोशिका पाई जाती है। तो यानी ऐसे कह सकते हैं कि इंसुलिन का जो स्राव है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में भी एक कोशिका पाई जाती है, अग्नाशय में एक कोशिका पाई जाती है, जिसको आप बोलते हैं बीटा कोशिका। क्या बोलते हैं, बीटा कोशिका। यही बीटा कोशिका जो है इंसुलिन का क्या करती है, स्राव करती है। बीटा कोशिका ही क्या करती है, इंसुलिन का स्राव करती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो पेट है, ठीक है, पेट में एक अम्ल का स्राव करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल ये जो अम्ल है पाचन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद बात करें आपके जो अग्नाशय है, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यह यकृत होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो देखिए
वो क्या होता है आपका थायराइड ग्रंथि होता है। क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है ये थायरॉक्साइन जो हार्मोन है इसका क्या करती है? स्राव करती है। और ये सबसे बड़ी क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता चल गया यकृत होता है। अब देखिए क्या होती है कि ये अंतःस्रावी और जो बाह्यस्रावी ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जिस ग्रंथि से जो हार्मोन्स होते हैं वह रक्त के मतलब वो रक्त में नहीं मिलते हैं, यानी सभी जो ग्रंथियां हैं वो हार्मोन्स को निकालती हैं। तो जिस ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन्स रक्त में नहीं मिलता है उसे बोलते हैं हम लोग बाह्यस्रावी ग्रंथि। और जिस अंग से निकला हुआ जो हार्मोन्स होता है, जिस ग्रंथि से निकला हुआ हार्मोन्स वो रक्त में क्या होता है? मिल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित मतलब समझ गए होंगे दोनों। उसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ब्लड में मिल जाते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ब्लड में नहीं मिलते, उसे क्या बोलते हैं? आप मिश्रित ग्रंथि बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो सिंपल सी बात है, जैव प्रक्रम बात करें तो हमारे पोषण से लेकर के मतलब हमारे स्वास्थ्य जैसे पोषण का मतलब क्या है? जो भी पोषक तत्व हम ग्रहण करते हैं उसी को क्या कहते हैं? पोषण। यानी शारीरिक विकास के लिए जो भी हम भोजन करते हैं, पोषण तत्व को ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपको पोषण बोलते हैं। ठीक है, यानी पोषण तत्व को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की क्रिया को आप क्या कर सकते हैं? पोषण कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, आपके शरीर के लिए आपको वसा भी चाहिए, फिर प्रोटीन्स चाहिए, फिर विटामिन चाहिए। तो ये सारे चीज़ें, खनिज चाहिए आपके। तो ये सारे चीज़ें आपको किससे मिलते हैं? पोषक तत्व से ही मिलते हैं। ये सारे चीज़ क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। और इनको जब ग्रहण करते हैं दोस्तों तो अनेक, जैसे हमारे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं। आपको वसा चाहिए तो आपको सोयाबीन खा सकते हैं। फिर कोई भी जिसमें तेल वाला पदार्थ हो आप खा सकते हैं। आपको प्रोटीन चाहिए तो आप दाल खा सकते हैं। आपको विटामिन चाहिए तो फल और खा सकते हैं, फिर सब्जियां खा सकते हैं। फिर खनिज चाहिए तो भी फल और सब्जियां खा सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे आपने पोषण कर लिया, सही बात है, लेकिन जितनी चीज़ें हम क्या खाते हैं वो सभी हमारे लिए उपयोगी है? तो बिल्कुल नहीं है। उन उपयोगी नहीं है तो उनको बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर अंदर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। तो उसको बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जैसे जो मल मूत्र होता है दोस्तों, और जो आपका क्या होता है? मल मूत्र होता है, फिर आपका जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जैसे आप मूत्र के माध्यम से निकल गया, फिर पसीने के माध्यम से निकल गया, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शोषण क्या होता है। तो शोषण की बात समझ रहे हैं ना कि श्वसन वह अभिक्रिया है, जैसे भोजन को पचाने के लिए भी श्वसन की जरूरत है। ठीक है, तो और आपको पता है आपको जीवित रहने के लिए भी श्वसन की जरूरत है। ठीक है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड देना, यही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया भी यानी सभी क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है इसको समझते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे आप, तो ये है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो अगर बात करें उच्च रक्तचाप को तो इसको बोलते हैं आप हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं उच्च रक्तचाप को। ठीक है, तो देखिए जब क्या होता है ना कि हमारे किसी अंग में जो होता है रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। तो देखिए जो रक्त होता है ये किस में बहते हैं? ये जो बहते हैं आपके या तो शिराएं में बहेंगे या तो धमनियां में बहेंगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो शुद्ध रक्त होते हैं वो किस में बहते हैं? धमनी में बहते हैं। ठीक है, शुद्ध रक्त कहाँ बहते हैं? धमनियां में बहते हैं। और जो अशुद्ध रक्त होते हैं वो कहाँ बहते हैं? शिराएं में बहते हैं। तो याद रखिएगा, शुद्ध रक्त धमनी में और अशुद्ध रक्त कहाँ? शिराएं में। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक प्लोनमरी जो ध्वनि क्या होती हैं, धमनी होती हैं, उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इस तरह एक प्लोनमरी शिरा होता है जिसमें क्या होता है? अशुद्ध शुद्ध रक्त बहता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसमें अगर जो रक्त बहता है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर
एक क्या है, धमनियां है। तो इसमें क्या होता है, रक्त बहता है। तो रक्त जो है इनकी दीवारों पे क्या करता है, अगर रक्त बहुत तेज से बह रहा है दोस्तों, तो यह इनके दीवारों पर क्या करता है, दबाव डालता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, हाइपर टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं निम्न रक्तचाप को क्या बोलते हैं। तो निम्न रक्तचाप की बात करें तो इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो रक्त होते हैं ना, उसका प्रभाव बहुत धीमे से होता है, यानी किसी अंग को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। और इसी कंडीशन में क्या होता है, पक्षघात होता है। इसको आप बोलते हैं स्ट्रोक लगना, या इसको आप एक चीज़ और बोल सकते हैं, या ब्रेन हैमरेज होना, ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है, जब किसी अंग को या मतलब ब्रेन को क्या होता है कि रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है कि हमको स्ट्रोक लगता है, यानी ब्रेन हैमरेज हो जाता है। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, दोनों कंडीशन में भी हो सकता है। जब आप अधिक ब्लड मिल जाएगा तभी हाइपरटेंशन हो जाएगा, और जब आप कम ब्लड मिलेगा तो उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। दोनों कंडीशन में आपको पक्षघात हो सकता है, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रोक लगना या ब्रेन हैमरेज होना। ठीक है, बात करते हैं अगर रक्तचाप की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने ये किया था रक्तचाप की खोज, और किसमें किया था, घोड़े में किया था। किसमें, घोड़े में किया था रक्तचाप की खोज। ठीक है, रक्त समूह की खोज पूछता है तो ये किया था लैंडस्टर ने। किसने, लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह का खोज। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें थे जो आज की क्वेश्चन थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन ये पसंद आया दोस्तों तो इसको एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।